Let's start today's class. Today our topic is target sites in insect, IRAC mode of action and some miscellaneous topics. In this miscellaneous topics, I will tell you guys concept based uh, some concept based thing which is generally asked in your ICRPG and technology exam. Then let's start the class. First, before going to the main topic, we should know what is IRAC. So इन एग्ज़ाम जनरली ये पूछा जाता है कि आईआरएसी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आईसीआरपीजी एग्जामिनेशन में। आईआरएसी का फुल फॉर्म बता दो। 4 ऐसे ऑप्शन दिया हुआ होता है, उसमें से आपको चूज़ करना होता है। सो आईआरएसी's फुल फॉर्म इज़ इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमिटी। ओके, प्लीज़ फोकस दिस इज़ रेजिस्टेंस। IRAC, what does IRAC do? IRAC aims to prolong the effectiveness of insecticides and acaricides. Though in its name only insecticide is mentioned, in its name it is only insecticide, but it covers both insecticide and acaricide. What it does, it implements insecticide resistance management strategies encountering the development of resistance. आईआरएसी क्या करता है? रेजिस्टेंस मैनेजमेंट के तरीकों पे काम करता है एंड फोकस करता है 3 कोर सेक्टर्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. फर्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन, second is plant biotechnology and third is public health. And one more thing, IRAC कब एस्टैब्लिश हुआ था? When it is established? Established year is 1984. ये 3 चीज़ें आपको सिर्फ याद रखनी है. आईआरएसी का फुल फॉर्म क्या है? आईआरएसी इंसेक्टिसाइड और एक्रिसाइड का रेजिस्टेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पे फोकस करता है और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1984 पे. देन हमारा मेन टॉपिक जो आज है वो है टारगेट साइड और मोड ऑफ एक्शन. टारगेट साइड और मोड ऑफ एक्शन दोनों ही आपस में कनेक्टेड है. टारगेट साइड के अलावा ये मोड ऑफ एक्शन ही नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि टारगेट साइट डिटरमाइन करता है आपका मोड ऑफ एक्शन. कैसे डिटरमाइन करता है? क्या है टारगेट साइट? क्या होता है इंसेक्टिसाइड? कैसे यहाँ पे आता है, बाइंड करता है, क्या करता है, ये हम धीरे धीरे समझेंगे. सो टारगेट साइट्स आर मॉलिक्यूलर साइट्स where your insecticide active ingredient bind to activate. It determines the mode of action of the insecticide. इट इज सो ये टारगेट साइड है मॉलिक्यूलर साइड, जहाँ पे आपका इंसेक्टिसाइड आता है, इंसेक्टिसाइड के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट आते हैं और बाइंड करते हैं, और इससे आपका मोड ऑफ एक्शन डिटरमाइन होता है. कैसे? चलो देखते हैं. पहले कुछ एग्जाम्पल देख लो. कौन टारगेट साइड्स के एग्जाम्पल्स? टारगेट साइड में आते हैं आयन चैनल्स, लाइक योर सोडियम आयन चैनल, योर कैल्शियम है क्लोराइड आयन चैनल, देन योर TrPV आयन चैनल. ये सब होते हैं टारगेट साइड. फिर आते हैं आपके एंजाइम. एंजाइम में आता है आपका जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होता है, वो आपके टारगेट साइड में आता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज. फिर आपका काइटिन सिंथेटेज भी आता है, काइटिन सिंथेटेज वो IGR में आता है. insecticide growth regulators, it comes under insecticide growth regulators. Okay, and in your receptor, N acetylcholine receptor, जो कि है निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर. इसके अलावा और 2 है, और एक है ऑक्टापोमाइन रिसेप्टर आता है, और एक आता है राइनोडाइन रिसेप्टर. ठीक है. टारगेट साइड मेनली इस 3 टाइप्स के होते हैं: ion channel, enzymes and receptor. In ion channel, those are the channels that I have written here. In enzymes, mainly 2 enzymes, they act upon, it is acetylcholine esterase and chitin synthase. And in receptor, nicotinic acetylcholine receptor, octapamine receptor and ryanodine receptor. Then next slide I will tell you the connection between these target sites and mode of action. Okay.
Here I have taken one example according to IRAC, which comes under group 3, and that 3 group 3B. Uh, so I have taken the example of sodium channel modulator. Here in the previous slide मैंने आपको ये बताया कि ये जो सोडियम चैनल है ये है हमारा टारगेट साइट, और ये मॉड्यूलेटर जो कर रहा है हमारा इंसेक्टिसाइड सोडियम चैनल को, ये है इंसेक्टिसाइड का मोड ऑफ एक्शन. ओके, क्या होता है, कैसे क्या करता है वो हम समझेंगे. एक जनरलाइज डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे. हियर I have drawn one insecticide molecule. Your insecticide molecule, it is coming and binding to your ion channels. टारगेट साइड्स में जो भी आते हैं, आयन चैनल हो गया, फिर उसके बाद आपका रिसेप्टर मैंने बताया आपको, फिर उसके बाद आ गया आपका एंजाइम्स. इन सब का जो केमिकल नेचर है, ये सब प्रोटीन्स होते हैं, ये सब होते हैं प्रोटीन. So your insecticide molecule will come, it is binding to your ion channel, which is the target site. After binding, what it is doing, it altering the protein function. Here, what the, what is your protein? Here, ion channel is your protein. Because I have kept that example of sodium channel, right? So that's why here your protein function is altered, means your ion channel function is altered. And that's why some altered response you are getting, which is not normal. In normal condition, this kind of response you will not get. Because of your insecticidal molecule is binding with the target channel, that's why you are getting that response. Okay. Then here in toxicology of insecticide, there are uh, in toxicology of insecticide, when your insecticide is getting entry into your insect body, it undergoes a chain of events. Okay, that's why I have written cascade of event. Cascade of event is nothing but chain of event. So क्या क्या होता है इंसेक्टिसाइड जब इंसेक्ट के बॉडी में आता है? बॉडी से आने से पहले उसको पहले देखना पड़ेगा किस रूट से वो अंदर जाएगा. तो फर्स्ट उसका होगा एब्जॉर्प्शन. सो एब्जॉर्प्शन क्यूटिकल से हो सकता है इफ इट इज अ कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड. फिर आपका स्पाइरकल से हो सकता है, जनरली होता है फ्यूमिगेंट्स का, स्पाइरकल के थ्रू उसको एंट्री मिलती है. गैशियस होता है, स्पाइरकल के थ्रू इंसेक्ट के बॉडी में it took entry, it takes entry. Okay, then otherwise your insect have to orally take it, like stomach poison. Okay, by these three means that absorption of insecticide generally takes place. Okay, then next is your, first is your absorption I told, next is your D, third is your M, last is your E. Next is D. D means distribution. After it is getting entry via absorption, it will distribute, and where it will go to your target site. Okay? So insect getting entry and going to its particular target site where it will act upon is called distribution. Okay, distribution is happening. After that, M. M stands for metabolism. Okay, metabolism. In metabolism, what happened? In metabolism, two things can happen. Okay, one is your activation, another one is your detoxification. Detoxification. Okay, your detoxification will happen. If there is any problem or you are not getting the voice, if you are not able to see the screen or anything happening, you just can unmute yourself. Otherwise, you are not. If you are not like liking to unmute yourself, just write in the chat box. Okay. So
इन मेटाबॉलिज्म एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, सब सुनाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, जो भी मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ एक बार चैट बॉक्स पे कोई भी एक बोल दो, यस दिख रहा है या ये सब ठीक है, ओके एवरीथिंग इज ओके, एक बार लिख दो प्लीज। ओके, प्राची wrote that yes ma'am it's okay. Okay, in metabolism, activation and detoxification, these are the two things that is happening. So in activation, what happened? Your insecticide has gained entry by absorption, then it is distributed, it is reached to your target site. Then the insecticide will become active. The inactive insecticide will become active in that activation process. Or your active insecticide will become active. दिस इज द फाइन। इनएक्टिव इंसेक्टिसाइड एक्टिव हो रहा है ये तो समझ में आता है, एक्टिव इंसेक्टिसाइड फिर से एक्टिव हो रहा है एक्टिवेशन में, इसका क्या मतलब? एक्टिव इंसेक्टिसाइड मतलब हियर इज दिस एक्टिव इंग्रेडिएंट विच इज बिफोर this before active ingredient, it is like changing its form, some chemical uh, uh, maybe some chemical changes are happening which is making your insecticide suitable to kill your insect. Okay, so this chemical changes is happening now, like it is active before your active insecticide, it is undergoing some chemical changes to kill your insect. So this activation, before it was not able to kill your insect, so now it is going through some chemical changes to kill your insect. This activation I am talking about. Okay, so in activation two things are happening. This inactive ingredient is turning into active ingredient, one more is your active ingredient is turning into another active ingredient to kill your insect. Another thing is your detoxification. Okay, detoxification. Then in detoxification, what is happening? Some enzymes are there. It will kill your. It will what it does. It will detoxify. In detoxification, in detoxify क्या कर रहा है? Detoxify में आपका जो टॉक्सिक कंपोनेंट है इंसेक्टिसाइड का उसको वो डी नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट में ट्रांसफर कर रहा है. That's why your in metabolism, if your inside insect body, if your insecticide is turning into non-toxic component, then development will occur. Development will occur. When this, in case of resistant development, what happens ना, like बहुत ही कम टाइम में जो टॉक्सिक कंपोनेंट होता है वो नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है कुछ एंजाइम्स के हेल्प से, लाइक मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज एक एंजाइम हो गया, उसके हेल्प से वो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बन जाता है और आपका इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस शो करता है आपका इंसेक्ट. So that's why when we are developing any strain which is insecticide resistance, we need to focus on this detoxification. We need to like regulate the function of detoxification enzymes. Then lastly ADME, lastly क्या था? E था. तो E होता है excretion. E होता है excretion. मतलब in metabolism one more thing happened. Before metabolism your insecticide is lipophilic. Before metabolism. After metabolism what happened? Your insecticide become hydrophilic. Hydrophilic components are less toxic. So it is helpful for the insect to excrete this hydrophilic material. Okay. So absorption, then distribution, then metabolism, and lastly coming out of the insect body through excretion. These are the three processes. Let's go to the slide. Okay. Here I have kept some example to show you that I have already told what are the ion channel, TRPV channel, sodium channel,
Chloride channel is again divided into two: GABA gated chloride channel, glutamate gated chloride channel, and then this ryanodine receptor, octapamine receptor that I have already told. Then there are your nuclear hormone receptor, which is generally your IGAs, insect growth regulators, or it comes under biorational approaches. Okay, like your ecdysone receptor, which acts on molting. Then your juvenile hormone receptor, it will keep your insect in immature stage only. Okay, these all are your target site receptors, ion channels. These are all your this is a target site only. Then the main thing is modulator and blocker. In insect IRAC mode of sight, these two terms are very famous. This modulator and then blocker. Either your insect will modulate the target channel or block the target channel. In modulator also there are two things. One is your competitive modulator. Another one is your allosteric modulator. Allosteric modulator. But what is the thing that is differentiating these two modulator? किस बेसिस पे डिफरेंशिएशन होता है कि एक कॉम्पिटिटिव मॉड्यूलेटर होगा, एक एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर होगा? डिफरेंस होता है टार बाइंडिंग साइट के बेसिस पे. बाइंडिंग साइट किसके? बाइंडिंग साइट इंसेक्टिसाइड का एक्टिव इंग्रेडिएंट का. इंसेक्टिसाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट बाइंडिंग साइट. योर इंसेक्टिसाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट is coming and binding to which side of your target, which binding site of your target protein. It's on the basis of which the competitive and allosteric modulator are separated. I will just give you one example and to make it easy for you. For example, first is competitive, right? Competitive. Competitive modulators are also known as orthosteric modulator. Orthosteric modulator. Why it is so, I will explain later. फॉर एग्जाम्पल इट्स your इंसेक्टिसाइड प्रोटीन. ये आपका इंसेक्टिसाइड सॉरी मॉलिक्यूल है और ये आपका टारगेट चैनल है और इसमें से आयन जाएंगे. ओके, टारगेट आयन चैनल है. इंसेक्टिसाइड प्रोटीन इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल आया, then it is binding to your ion channels. When it is binding to your ion channels, it will like modulate some function. Okay, it is your insecticidal condition when insecticide is sprayed into your insect body. In normal condition, for example, in normal condition there will be something na, like there will be some for example acetylcholine ester it is. Acetylcholine it is. Okay, it is a neurotransmitter. It will also bind to your ion channel. For example, it is binding here. It is normal condition. In your normal condition, acetylcholine is binding here. In insecticidal condition, your insecticide molecule is coming here and it is binding to the same site where your acetylcholine is. Acetylcholine usually binds in normal condition. Then it will be calling, then we will call it competitive or orthosteric modulator, where insecticide will bind to the same site. Okay, same binding site. Same binding site. Where in normal condition, your acetylcholine is binding. Okay, it is the same site, and the site it's known as orthosteric. Orthosteric. That's why this competitive modulators are known as orthosteric modulator, because it is in competition. It is taking part in competition for the binding site, same binding site. That's why competitive and orthosteric modulator. Then comes to your allosteric modulator. In allosteric modulator, what happened? This is your normal condition. This is your
insecticide condition. Okay, here your insecticide molecule is coming and binding to this side. Okay, in normal condition your acetylcholine is coming and binding to this side. So here the site is different. In normal condition your acetylcholine is coming and binding here, and your insecticide is not binding here. It is binding to some different site. So this site is telling, this site is called allosteric site, the different site. Okay, when your insecticide is binding with a different side, this is called allosteric modulator, and the site which your insecticide is binding, this is called allosteric site. Okay, and in blocker what happened? In blocker it is simply blocking the action. Simply blocking the action means your insecticide will come, it will not do the work, it will not allow your ion to go, it will not allow your ion to go. Okay, whatever the normal function, in the normal functioning what is happening, your acetylcholine is coming binding here, it will open the channel and your ion flow will occur. Okay, for example sodium ion flow is occurring. In blocker what is happening, your insecticide molecule is coming binding here, it will close the gate, it will close your ion channel, it will not it will prevent the flow of the ion. Okay. Modulators and blocker, I have kept one example here. I have kept the example of N-acetylcholine receptor, which is nicotinic acetylcholine receptor. Nicotinic acetylcholine receptor. Okay, nicotinic acetylcholine receptor competitive modulator, bind to the same side of acetylcholine. Here you can see competitive, so, or else orthosteric. You can also say it orthosteric. Allosteric modulator, if you see here it is written, bind to the acetylcholine channel from a different or allosteric site and keep the channel open. Both the modulators, whenever there is written modulator, it will keep your channel open, एंड ये जो आयंस के जो फ्लो होंगे वो होते रहेंगे जब भी मॉड्यूलेटर लिखा हुआ है। पर जब भी ब्लॉकर लिखा होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट द आयन फ्लो। ओके, here if you see in this blocker no ion flow is occurring. In modulator, whether it is allosteric or competitive, channel will remain open and the ion flow will occur, but in case of your blocker the channel will become closed and there will be no ion flow. Then I have kept the example in IRAC mode of IRAC grid. You can see this nicotinic acetylcholine receptor competitive modulator, which is also known as agonist or this orthosteric. This comes under group 4 and the example is nicotine, neonicotinoid, sulfoxaflor, flupyretifuron. Okay. Uh, let's I would like to say some facts about this insecticide. What is important to इसके साथ साथ इस इंसेक्टिसाइड्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है आपको। जैसे निकोटीन मैंने बताया, निकोटीन क्या होता है, बोटानिकल इंसेक्टिसाइड होता है। तो ये कैसा पॉइजन हुआ, हमने अभी पढ़ा, ये एन एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रिसेप्टर पे काम करता है। कहाँ पे होता है, ये नर्वस सिस्टम पे होता है, तो ये है नर्व पॉइजन। बाकी ma'am, will you share the, yes, I will share the PPT. No, sure, I will share the PPT. Whatever I am, that extra point I am sharing, it's better for you to write in your copy. Okay, this all I think in like whatever the books you are reading, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो उन सब बुक्स में ये है। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि लाइक ये कुछ ऐसे है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने PYQs देखे हैं तो आपको पता होगा, ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो कि पूछे जाते हैं ये बोटानिकल्स के बारे में। तो पीपीटी में शेयर कर दूंगी, और मैं जो भी लिख रही हूँ व्हाइट बोर्ड पे, वो अगर आप कॉपी पे लिखेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। तो निकोटीन हो गया हमारा बोटानिकल, ये नर्व पॉइजन होता है। इसके अलावा कुछ और बोटानिकल्स के नाम मैं बता देती हूँ जो कि आपको पढ़ने हैं। रोटेनॉन होता है जो कि रेस्पिरेटरी पॉइजन होता है।
उसके बाद आपका आता है रायनिया आता है जो कि आपका मस्कुलर पॉइजन होता है, मसल पॉइजन होता है। फिर आपका पायरेथ्रम आता है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कमिंग स्लाइड्स। ये भी नर्व पॉइजन होता है। सो इन बोटानिकल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच टाइप ऑफ पॉइजन्स दे आर एंड फ्रॉम which plant you are getting these botanicals. Okay, these two things you need to remember. Okay, then neonicotinoid, right? Neonicotinoid, there are two like very famous one example, that is imidacloprid. इमिडाक्लोपिड के बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आते हैं, राइट? इसमें से कुछ फॉर्मुलेशंस है जो आपको पढ़ने like, याद होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मुलेशंस है इमिडाक्लोपिड का, जो सीड ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं वो वाला, और एक टर्माइट के लिए यूज़ करते हैं एक ये टर्माइट के लिए, और जो सकिंग पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं एक टर्म आई थिंक यू नो गाइज राइट दैट इमिडाक्लोपिड हम यूज़ करते हैं सकिंग पेस्ट के लिए। सकिंग पेस्ट के लिए जो यूज़ करते हैं उसका ट्रेड नेम आता है कॉन्फिडर। जो टर्माइट के लिए यूज़ करता है उसका नेम आता है प्रोवार्डो, और जो सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं उसका आता है गाउचो। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर सेकेंड में आता है एलोस्टोरिक मॉड्यूलेटर। इन IRAC इट कम्स अंडर द ग्रुप 5 and these examples are spinosyn and spinotera. These two are also very important because these are somewhat considered as newer group insecticides. So that's why questions may come from this. They may ask you regarding the mode of action. They may ask you from where you get it. The spinosyn you get from actinomycetes. Actinomycetes. This actinomycetes name is Saccharopolyspora. Polyspora spinosa, and the spinoterum is also there. स्पाइनोसिन स्पाइनोटेरम और दो इंसेक्टिसाइड आते हैं जो कि इन दोनों के साथ सिमिलर साउंडिंग है। सिमिलर साउंडिंग बोला मैंने, तो ये सिमिलर साउंडिंग दो इंसेक्टिसाइड है। एक होता है स्पाइरोमेसिफेन, और एक आता है आपका आई थिंक टेट्रामैट आता है आपका। इसमें भी कभी कभी पूछते हैं आपको ये कौन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। स्पाइरोमेसिफेन जो होता है वो बिलोंग करते हैं आपका टेट्रोनिक एसिड से बिलोंग करते हैं। ये जो स्पाइरोमेसिफेन होता है वो बिलोंग करता है टेट्रोनिक एसिड से, और ये जो स्पाइरोटेट्रामैट होता है ये बिलोंग करता है टेट्रानिक एसिड से। जस्ट रिमेंबर, मेसिफेन इज टेट्रोनिक and spirotetramat is tetramic. Sometimes you shouldn't confuse between these things. Then आपका आता है नेरिस्टॉक्सिन। नेरिस्टॉक्सिन again it is you are getting your नेरिस्टॉक्सिन from a marine annelid which is Lumbrineris heteropoda, and your synthetic analogs of this नेरिस्टॉक्सिन। एनालॉग्स मतलब क्या होते हैं? एनालॉग्स मतलब होते हैं कि नेचुरल कुछ है, जैसे जैसे नेरिस्टॉक्सिन जो हुआ वो तो नेचुरल है ना, जो हमको मिल रहा है ये मैरिन एनालिड से। उसका ही आपने कुछ सिंथेटिक या लैब बेस या मैन मेड, और अगर और साइंटिफिक अब बोलो तो फिर कभी कभी दे देते हैं एंथ्रोपोजेनिक। सिंथेटिक का नेचुरल का जो भी था उसको आपने सिंथेटिक में लैब में जो भी बनाया अपने काम के लिए वो होता है एनालॉग। ठीक है, नेरिस्टॉक्सिन का एनालॉग होता है आई थिंक कार्टाप होता है, फिर होता है बेनसाल्टाप होता है, ये सब एनालॉग्स में आते हैं। ओके, बेनसाल्टाप, ये okay, this ones. Blockers are also known as antagonists. Okay, just remember. Then comes to your first voltage gated sodium channel. In voltage gated sodium channel, what is occurring? This I will tell you.
In resting phase, in wait, what is happening? Okay, in resting phase, your NARC potential is minus 70 millivolt, right? When some action potential is coming, action potential is there. Please remember it that in resting phase it is minus 70 millivolt. Unit is millivolt. Sometime for confusing it, in examination you may see, you like examiner may kept it as this megavolt or some other unit. You should not confuse between these things. Like it is minus 70 millivolt. When is action potential is coming? Action potential is insect was there in resting phase. There is no stimulus in action potential. कुछ stimulus मिल रहा है insect को, तो depolarization होगा. डीपोलराइजेशन में क्या होता है, ये जो -70 MV था ना, इसमें थोड़ा पॉजिटिव चेंज आता है, ये पॉजिटिव की तरफ जाता है. रेस्टिंग फेज में आपका जो नार्व मेम्ब्रेन था, उसमें क्या था, उसमें सोडियम आयन जो थे वो ज़्यादा थे इनसाइड, और आपके जो पोटेशियम आयन थे वो ज़्यादा थे आउटसाइड. तो अल्टीमेटली आपका जो नार्व मेम्ब्रेन था वो क्या था, वो नेगेटिव था. नेगेटिव कहाँ था, इनसाइड में, और पॉजिटिव कहाँ था, आउटसाइड में. ओके. जब डीपोलराइजेशन होता है इसका उल्टा हो जाता है. क्या होता है, सोडियम क्या होता है, सोडियम हमने देखा अभी रेस्टिंग फेज में सोडियम ज़्यादा इनसाइड है, तो सोडियम अंदर कम है, इसलिए सोडियम अंदर आएगा. और पोटेशियम क्या था, आउटसाइड में ज़्यादा था, तो पोटेशियम क्या जाएगा, पोटेशियम, हाँ इट इज इनसाइड, सो इट विल गो, हाँ इट विल गो, sorry, in sodium will go outside. In depolarization, what will happen, in depolarization, sodium and potassium, sodium will come inside and potassium will go outside. Then your nerve membrane will be negative outside and positive inside. आफ्टर रीपोलराइजेशन हैपन, डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन आता है. रीपोलराइजेशन में जो सोडियम्स गेट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, फिर सिर्फ पोटेशियम गेट खुला रहता है. पोटेशियम गेट जब खुला रहता है, पोटेशियम फिर अंदर आता है, इनसाइड आता है. तो फिर रेस्टिंग पोजीशन, जो रेस्टिंग फेज जो था वो वापस लौट के आता है. रिपोलराइजेशन में सेम कंडीशन लौट के आता है जो कि रेस्टिंग फेज में था. रेस्टिंग फेज में क्या था, रेस्टिंग फेज में नार्व मेम्ब्रेन जो था वो इनसाइड में नेगेटिव था और पॉजिटिव था आउटसाइड. ओके, ये सब होता है सोडियम चैनल में, ये सब होता है. Then your modulator. I have already told what is modulator and blocker. In modulator, what will happen? Your sodium channel is closed. Okay, your modulator insecticide is coming. It will bind here and it will keep the channel open. I have told you ना, मैंने पहले बोला था अगर मॉड्यूलेटर हुआ तो चैनल खुला रहेगा, आयन फ्लो भी चलता रहेगा. ठीक है, इसमें आप देख रहे हो मॉड्यूलेटर आ रहा है, बाइंड कर रहा है और सोडियम का जो फ्लो है वो बरकरार है. ठीक है, prolonged opening of sodium channel, action potential,
मतलब आयन आयन ये आपका चैनल खुला हुआ है, आयन का जो फ्लो है वो बरकरार है, इसका मतलब क्या है, इंसेक्ट को स्टिमुलस मिलते ही जा रहा है, स्टिमुलस मिलते ही जा रहा है, इसलिए आयन एक्शन पोटेंशियल इज देयर, देन दैट्स व्हाई insect is in excitable stage because of this tremendous flow of iron. Insect is in excitable stage, and in scientific term, I think this you have already read, jittering effect. The plus What happened? W What happened? Is there anything happened? no ma'am, no ma'am. Okay, okay, fine. This jittering effect will happen. That's why this insect, when we are talking about sodium channel modulator, and the example is DDT and pyrethroid, you may have heard in that DDT, this jittering effect is occurring. And similar mode of action in pyrethroid also you can see. So that's why they have kept it in group 3. They both are from group 3. Group 3A is pyrethroid, 3B is DDT. Okay. In blocker what will happen, I told you, whenever there is a blocker, जब भी blocker होगा, आपका सोडियम, आपका जो चैनल है, आयन चैनल है, उसको वो खुलने ही नहीं देगा। अगर चैनल ही नहीं खुलेगा तो आपका आयन का फ्लो भी नहीं होगा, तो नर्व एक्शन भी नहीं आएगा, कोई स्टिमुलस ही नहीं मिलेगा आपको इंसेक्ट को। मॉड्यूलेशन में भरपूर स्टिमुलस है, आयन चैनल मतलब खुला हुआ है, और आपको आयन का भी फ्लो होते ही जा रहा है, इंसेक्ट आपका एक्साइटेबल स्टेज में है, इसको बोलते हैं जिटरिंग इफेक्ट। और ब्लॉकिंग में स्टिमुलस ही नहीं मिलेगा आपके इंसेक्ट को, तो फिर क्या होगा? आपके आयन के फ्लो भी नहीं होंगे, स्टिमुलस भी नहीं मिलेगा इंसेक्ट को, लाइक इवन इफ देयर इज एनी स्टिमुलस, इंसेक्ट विल नॉट गेट इट, सो इवेंचुअली इंसेक्ट विल डाई. So the example is indoxacarp and semicarbazole. Again, some additional information I would like to tell, that is, I have just told about DDT and pyrethroid, right? Pyrethroid, which are modulators, which are modulators, and one example I have given in blocker, that is your indoxacarp. Indoxacarp. Please remember this name indoxacarp, because generally what happened na, whenever you are seeing carp is there with any insecticide, we think that it is carbamide, but it is not carbamide. Okay, there is like indoxacarb की तरह और एक इंसेक्टिसाइड है जो कि फेनॉक्सिकार है, जिसमें भी कार्ब तो लगा हुआ है लास्ट में, पर ये भी कार्बामेट नहीं है। क्या है ये होता है आपका जुवेनाइल मिमिक, जुवेनाइल हार्मोन को मिमिक करता है ये, आईजीआर्स में आता है। ठीक है, ये दो इंसेक्टिसाइड के नाम अलग से याद रखना कि कार्ब तो है पर कार्बामेट नहीं है ये दोनों। और डीडीटी इन पायरेथ्रोइड, इन डीडीटी you should remember it is lipophilic. That's why for DDT one problem is there, that bioaccumulation. Bioaccumulation problem is there with DDT. बायोअक्यूमुलेशन और लिपोफिलिक का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच? बायोअक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है? हमारे फैट टिश्यूज पे होता है। आपका डीडीटी लिपोफिलिक है, मतलब उसको लिपोफिलिक मतलब लिपो मतलब फैट और फिलिंग मतलब लविंग। ओके, उसको फैट पसंद है, इसलिए वो हमारे फैट टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो सकता है। तो इसका ये रिलेशन है। बायोअक्यूमुलेशन डीडीटी का क्यों होता है? क्योंकि वो लिपोफिलिक है, उसको फैट पसंद है, इसलिए वो एक्यूमुलेट हो सकता है फैट टिश्यूज में। और पायरीथ्रॉइड की जब बात आती है तो कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं। पहला टर्म आता है जो कि है पायरेथ्राम, पायरेथ्राम। ओके, थ्राम। सेकंड आता है पायरीथ्रॉइड, सॉरी, सेकंड और एक टर्म होता है, वो आता है आपका पायरेथ्रीन, पायरेथ्रीन। पायरीथ्राम क्या होता है? हमको सबको पता है कि पायरीथ्रॉइड जो आता है वो एक बोटानिकल इंसेक्टिसाइड आता है,
मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि पायरिथ्रम, सिंथेटिक पायरिथ्रॉइड, वो एनालॉग, वो सब अभी बताया ना। ये पायरिथ्रम जो जो होता है वो बोटानिकल होता है, वो नेचुरल होता है। जो हमको मिलता है वो क्रिसेंथेमम के फ्लावर से, क्राइसेंथेमम के फ्लावर से, के फ्लावर से। और जो सिंथेटिक हम लोग इंसेक्टिसाइड रूप में यूज करते हैं, दैट इज योर मैनमेड थिंग। ओके, सिंथेटिक जो हम पायरिथ्रॉइड यूज करते हैं। तो ये जो पायरिथ्रम होता है वो क्या होता है, सिर्फ वो ड्राइड फ्लावर्स ऑफ, इट इज ड्राइड फ्लावर्स ऑफ क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम। ओके। पायरिथ्रिन क्या होता है, पायरिथ्रिन होता है जो एक्टिव इंसेक्टिसाइडल कंपोनेंट होता है, इंसेक्टिसाइडल कंपोनेंट जो होता है। पायरिथ्रम आपका ड्राइड फ्लावर होता है, थ्रीन होता है। पायरिथ्रम में जो एक्टिव इंसेक्टिसाइड कंपोनेंट होता है वो होता है पायरिथ्रिन। और पायरिथ्रॉइड क्या होता है, पायरिथ्रॉइड होता है उसका सिंथेटिक वर्जन, जो आप इंसेक्टिसाइड के हिसाब से यूज करते हो। एज ए इंसेक्टिसाइड जो हम यूज करते हैं वो होता है पायरिथ्रॉइड। तो दिस थ्री टर्म्स यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। And one, the curve I have already told. Then second is your chloride channel. In chloride channel, there are two types of chloride channel: GABA gated and glutamate gated. Okay. In GABA gated chloride channel, the neurotransmitter is GABA, gamma aminobutyric acid, and your glutamate gated chloride channel, this neurotransmitter is glutamate, which is a excitatory. The basic difference between these two is glutamate is excitatory neurotransmitter and your GABA is your inhibitory neurotransmitter. Okay, neurotransmitter. And one more thing that is also very important: GABA gated chloride channel that you can see in vertebrate, ऑल्सो इन इनवर्टिब्रेट। इंसेक्ट में भी मिलेगा, वर्टिब्रेट में भी मिलेगा। ठीक है, इंसेक्ट जो कि हमारा जो हमारा इनवर्टिब्रेट होता है उसमें भी मिलेगा और वर्टिब्रेट में मिलेगा। पर ये जो ग्लूटामेट ग्रेटेड क्लोराइड चैनल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनवर्टिब्रेट में ही मिलता है। और ये वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में भी कहाँ मिलता है वो भी बता देती हूँ मैं। जो आपका गाबा होता है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलता है और आपको मिलता है नर्व मस्कुलर जंक्शन में, नर्व मस्कुलर जंक्शन में। पर आपका जो ग्लूटामेट होता है वो सिर्फ आपको नर्व मस्कुलर जंक्शन में मिलता है। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दैट चैपमैन बुक वेयर, लाइक चैपमैन बुक आपको पढ़ना नहीं है मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, वो बहुत अच्छी बुक है। पर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको नहीं बताऊंगी कि वो पढ़ो। पर उसमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स कौन होते हैं, कौन इनहिबिटरी है, कौन एक्साइटेटरी है, और कौन न्यूरो मॉड्यूलेटर्स है, कौन न्यूरो हॉर्मोन्स है। वो एक जैसे टेबल दिया हुआ है, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो हमने अभी पढ़ा कि ये मिलता है, गाबा जो मिलता है वो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों में मिलता है, तो ग्लूटामेट जो मिलता है वो इनवर्टिब्रेट में सिर्फ मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या बन के आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको ये शायद आपको पूछ ले कि इनवर्टिब्रेट स्पेसिफिक एक इंसेक्टिसाइड का नाम बताओ। तो फिर आपको याद आएगा इनवर्टिब्रेट स्पेसिफिक तो सिर्फ ग्लूटामेट रिलेटेड होता है, और ग्लूटामेट रिलेटेड क्लोराइड चैनल के ऊपर कौन सा इंसेक्टिसाइड काम करता है, काम करता है एवरमेक्टिन काम करता है। ठीक है, एवरमेक्टिन होता है आपके इनवर्टिब्रेट स्पेसिफिक, इनवर्टिब्रेट स्पेसिफिक। अगेन एवरमेक्टिन आपको कहाँ से मिलता है, एवरमेक्टिन आपको मिलता है एक सॉइल बैक्टीरिया से जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एवरमिटिलिस। मिल्बेमाइसिन भी सेम है, मिल्बेमाइसिन। वो भी आपको कहाँ मिलता है, वो भी आपको मिलता है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से मिलता है। उसका स्पीसीज होता है हाइग्रोस्कोपियस, होता है उसका स्पीसीज हाइग्रोस्कोपियस। और आपको गाबा ग्रेटेड में आता है, आपका साइक्लोडाइन आता है, साइक्लोडाइन। अब ये काम कैसे करते हैं, इस क्लोराइड चैनल में होता क्या है, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। क्लोराइड चैनल में
क्लोराइड चैनल है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वो क्लोराइड चैनल क्लोराइड आयन को परमिएबल करेगा। कैसे करेगा वो बता देती हूँ। क्लोराइड चैनल जो होते हैं, क्लोराइड चैनल वो आपके क्लोरीन आयन को, क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है, ठीक है, क्लोरीन आयन को लाइक इट इज मोर परमिएबल टू क्लोरीन आयन, ये क्लोरीन आयन को आपके नर्व जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर वो आने देगा, ठीक है। अब क्लोरीन हमारा नेगेटिव हो गया, ये जब क्लोरीन इतने मात्रा में हमारे नार्व मेम्ब्रेन के अंदर घुस जा रहा है तो एक कंडीशन डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, इतनी मात्रा में क्लोरीन अगर अंदर आता है तो फिर क्या होता है, तो इंसेक्ट जो है बहुत नेगेटिव पोटेंशियल में चला जाता है, ठीक है। फिर इंसेक्ट को अपने रेस्टिंग फेज में आना होता है, इंसेक्ट को अपना रेस्टिंग फेज मेंटेन करना होता है। रेस्टिंग फेज है हमारा -70 पर हमारा इंसेक्ट ऑलरेडी हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में है, बहुत नेगेटिव स्टेट में चला गया है, ठीक है। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके क्लास में 2 स्टूडेंट है, ठीक है, एक राम है एक श्याम है। शाम को मिला है -90 और राम को मिला है -90, शाम को मिला है -50। शाम, अब मुझे बताओ राम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पॉजिटिव में आने के लिए या शाम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? राम को करनी पड़ेगी क्योंकि वो ज़्यादा नेगेटिव में है। उसको पहले तो उसको 90 लाना पड़ेगा पॉजिटिव में आने के लिए और इसको 50 लाना पड़ेगा पॉजिटिव में आने के लिए। तो यही यही है फंडा यहाँ पे कि हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में जो इंसेक्ट होता है बहुत नेगेटिव स्टेट में होता है, उसको रेस्टिंग फेज में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो इतना मेहनत करता है कि वो उसका जो एक्साइटेबिलिटी है वो कम हो जाता है, वो लेस एक्साइटेबिलिटी स्टेट में चला जाता है। उसका एक साइंटिफिक टर्म से हम डिनोट करते हैं, बोलते हैं कामिंग इफेक्ट। Generally, for this toxicology, the book that PG aspirants are reading, the DS Reddy book, in the DS Reddy book, you may have seen that line is written that साइक्लोडाइन के वजह से, साइक्लोडाइन इंसेक्टिसाइड मैंने बताया ना अभी कि वो कार्बागेटेड क्लोराइड चैनल पे काम करता है, तो वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है साइक्लोडाइन की वजह से कामिंग इफेक्ट जो होता है, कामिंग इफेक्ट जो होता है वो नहीं हो पाता है, कामिंग इफेक्ट वो नहीं करने देता है। क्यों नहीं करने देता? क्योंकि साइक्लोडाइन कार्बागेटेड क्लोराइड चैनल ब्लॉकर होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्लोराइड चैनल की वजह से इंसेक्ट लेस एक्साइटेबल हो जाता है नॉर्मल कंडीशन में और ये कामिंग इफेक्ट डेवलप होती है। पर जो ब्लॉकर होता है वो क्या करेगा, वो सब हर वक्त वो उल्टा ही करेगा, वो एंटागोनिस्ट है, वो नॉर्मल कंडीशन में जो होता है उसका उल्टा ही करेगा। इसलिए साइक्लोडाइन क्या करता है, कामिंग इफेक्ट को बंद कर देता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि एंटागोनिस्ट और ब्लॉकर जो भी बताओ, ये साइक्लोडाइन होता है और फिनाइल पायराजोल आता है पिप्रोनिन। अब ब्लॉकर्स में देख रहे हो कोई भी क्लोराइड जो है फ्लो ही नहीं होगा। और एक आता है मॉड्यूलेटर्स, मॉड्यूलेटर्स में आपके आते हैं मेटड आइएंस और फिर आता है आपका ग्लूटामेट रिलेटेड एलिस्टोलिक मॉड्यूलेटर जो कि आपका इन्वर्टिब्रेट स्पेसिफिक होता है, उसमें भी सेम चीज़ होती है, बहुत क्लोराइड आता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है। यहाँ पे क्यों हाइपर पोलराइजेशन होता है, क्योंकि ये मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो नॉर्मल कंडीशन में जैसा है वैसा ही मिमिक करता है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में हाइपर पोलराइजेशन हो रहा था क्योंकि बहुत क्लोरीन आयन अंदर आ चुके थे। यहाँ पे जब देख सकते हो क्लोरीन का जो गेट है वो खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। ये इन्वर्टिब्रेट स्पेसिफिक होता है और आपका जो एग्जाम्पल होता है एवरमेक्टिन और मिल्बेमाइसिन होता है। फिर आपका आ गया एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, वो जो एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज हमको साइनेप्स में मिलता है और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर का है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अगर अब ये एसिटाइल कोलिन जो कि हमको साइनेप्स में मिलता है, ये एसिटाइल कोलिन किस साइनेप्स में मिल रहा है,
उस हिसाब से एसिटाइल कोलिन के दो भाग हैं. It is divided into two based on the where in which synapse we are founding it. Okay. फर्स्ट होता है निकोटिनिक और सेकंड होता है मस्करिनिक. निकोटिनिक जब आपको ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मिलता है, मतलब आपका मोटर नर्व और आपका मसल में मिलता है, मसल के बीच में. मास्करिनिक होता है जब आपको ये न्यूरो इफेक्टर जंक्शन में मिलता है, जो कि होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व और इंटरनल ऑर्गन के बीच में. ठीक है. मोटर नर्व कौन होता है? तीन तरफ के तो नर्व होता है ना, एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है और एक हमारा इंटर होता है. ठीक है. इंटर न्यूरॉन तो आपको पता है जो कि ये दोनों का एसोसिएशन है, सेंसरी और मोटर का. ठीक है, एसोसिएशन होता है. सेंसरी नर्व में से सेंसरी जो ऑर्गन होते हैं इंसेक्ट के, वहां से जो स्टिमुलस है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है. ठीक है. और मोटर से क्या होता है? मोटर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी है वो आपके मोटर ऑर्गन्स हो जाते हैं. तो अगर आपको मोटर नर्व और मसल के बीच में दिख रहा है, साइनेप्स के बीच में आपका न्यूरो एसिटाइल कोलिन, तो फिर वो हो गया निकोटिनिक. ठीक है. अब एसिटाइल कोलिन रिलीज क्यों होता है, क्या होता है, क्या करता है, ये डायग्राम से हम देखेंगे. आपका साइनेप्स के बीच में दो नर्व है. ये पहला जो नर्व है जहाँ से आपका स्टिमुलस आ रहा है वो है प्री साइनेप्टिक नर्व और न्यूरॉन, और जो जिसमें जा रहा है वो है पोस्ट साइनेप्टिक. इसके बीच में ये है हमारा साइनेप्स. तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में कुछ एसिटाइल कोलिन फीड वेसिकल्स होते हैं. जब भी स्टिमुलस आता है, ये जो वेसिकल्स होते हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं. ये बर्स्ट होने के बाद इसमें से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है. ठीक है. एसिटाइल कोलिन रिलीज होने के बाद हमारा जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसमें कुछ चैनल्स हैं. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है. इस चैनल में जो आपका रिलीज हुआ है एसिटाइल कोलिन, वो आके बाइंड हो जाता है और नॉर्मल काम करते हैं. लाइक जैसे वो एक्शनिक पोटेंट जो होगा, लाइक सोडियम चैनल को अंदर आना होगा, बाहर जाना होगा, वो सब होते हैं जब आपको स्टिमुलस आता है. ठीक है. एसिटाइल कोलिन ये काम करता है, स्टिमुलस को पहुंचाता है, जबकि काम हो जाए आपके इंसेक्ट का, जो भी स्टिमुलस उसको मिल रहा है उसका काम करने के लिए ये होता है. पर अगर और हाँ, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब काम हो गया और कोई स्टिमुलस नहीं है परफॉर्म करने के लिए, तो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर देते हैं. डिग्रेड करने के लिए एंजाइम लगती है. डिग्रेड करने के लिए एंजाइम लगती है जो कि है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम. ये काम होने के बाद जब भी कोई भी इम्पल्स नहीं मिल रहा है, ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है एसीटेट और कोलिन में. हो गया. अब इंसेक्टिसाइड क्या करता है? इंसेक्टिसाइड क्या करता है, जो कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स होता है, वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के साथ एसिटाइल कोलिन को मिलने ही नहीं देगा. अगर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ही नहीं है एसिटाइल कोलिन के लिए, तो एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, या एसीटेट और कोलिन में टूटेगा ही नहीं. तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का एक्यूमुलेशन होता जाएगा. एक्यूमुलेशन होता जाएगा. अगर इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया तो फिर ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा इंसेक्ट का. तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर क्या करते हैं, ये एंजाइम्स के एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाते हैं. जो हमारा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड होता है, जब भी ये इनहिबिटर्स आते हैं, इनहिबिटर्स इसके साथ बाइंड कर देते हैं. अभी कोई एसिटाइल कोलिन एस्टरेज फ्री ही नहीं है एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड करने के लिए, इसलिए ये एसिटाइल कोलिन टूटता भी नहीं है, एसिटाइल कोलिन एक्यूमुलेट हो जाता है साइनेप्स में. ओके. और एग्जाम्पल होते हैं कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स. ठीक है. आई थिंक वी शुड स्किप दिस बिकॉज टाइम इज कमिंग टू एंड. These are some things that miscellaneous topics that I told that I will be sharing here. Let's see that. In toxicology, you may have heard these two terms. Okay, one is synergism, one is potentiation. What is the basic difference between this synergism and potentiation? Okay, in synergism, what is happening? In both the cases, you are using it to increase the effectiveness of your insecticide, whether it is synergism, whether it is potentiation.
But in synergism, what is happening in insecticide, which is your toxic component, you are adding a synergist. In synergism, you are adding a synergist, which is your non-toxic component. So always remember that synergist is a non-toxic component that you are adding with insecticide. ओके. और पोटेंशिएशन में क्या होता है, पोटेंशिएशन में हमारा एक इंसेक्टिसाइड है जो कि टॉक्सिक है, हमें पता है, उसके साथ और एक हम टॉक्सिक कंपोनेंट ऐड कर देते हैं. ओके. ये होता है पोटेंशिएशन में, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड के साथ टॉक्सिक कंपोनेंट ऐड होता है. और साइनर्जिज्म में जो साइनर्जिस्ट होता है वो नॉन टॉक्सिक होते हैं. जो एग्जाम्पल है ये है पिपेरोनिल ब्यूटॉक्साइड और पिपेरोनिल साइक्लोनिन, जो कि नॉन टॉक्सिक है. ब्यूटॉक्साइड ऐड करते हैं हम स्पायरिथ्राइड में और साइक्लोनिन ऐड करते हैं हम डीडीटी में. ठीक है. और साइनर्जिस्टिक रेशियो का एक फॉर्मूला भी है. ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना. कंफ्यूजन होता है कि डिनोमिनेटर में क्या है और न्यूमरेटर में क्या है. सो न्यूमरेटर में होता है LD50 ऑफ इंसेक्टिसाइड और डिनोमिनेटर में होता है, नीचे होता है LD50 ऑफ इंसेक्टिसाइड प्लस साइनर्जिस्ट. ओके. जस्ट टेल मी वन थिंग. LD50 for in some insect, for some insecticide, let's some hypothetical character I am writing 50. Okay, 50 milligram, okay, per kg of water. If it is LD50 is 100, so which will be very more toxic. जिसका LD50 50 है वो वेरी ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसका LD50 100 है वो ज़्यादा टॉक्सिक है. हमेशा याद रखना LD50 के साथ टॉक्सिसिटी का ऐसा संपर्क है. अगर LD50 ज़्यादा है तो टॉक्सिसिटी कम होगा, टॉक्सिसिटी कम होगा. अगर LD50 कम है तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगा. टॉक्सिसिटी क्योंकि 50% पॉपुलेशन मारनी है आपको, 50% पॉपुलेशन मारने के लिए आपको 50 मिलीग्राम रख रहा है, और सेम 50% पॉपुलेशन मारने के लिए आपको 100 मिलीग्राम लग रहा है. तो कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है? LD50 जिसका 50 है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, राइट. अगर कम हुआ LD50 तो वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, अगर वो ज़्यादा हुआ तो वो लेस टॉक्सिक होता है. आई थिंक इट इज साइनर्जिज्म में पोटेंशिएशन का जो डिफरेंस है वो हो गया क्लियर. इसके बाद वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू कैन सी इन एग्जाम, इट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ डीडीटी. ऑप्शंस में ऐसा दे देते हैं कि डीडीटी का मेटाबॉलिज्म ह्यूमन के बॉडी में डीडीटी का मेटाबॉलिज्म होता है और कौन सा कंपाउंड बनाता है. ठीक है. बहुत सारे ऑप्शन, DDA दे देंगे, DDE दे देंगे, DDD दे देंगे, ऐसे दे देंगे. ऑप्शन आपको चूज करना होता है. तो याद रखना इसमें कुछ मतलब दिस मेटाबॉलिज्म पार्ट इज एक्चुअली नॉट इंक्लूडेड इन योर PG syllabus. Okay, so that's why I can't tell you the whole thing. There is like different enzymes, different reactions, oxidation, conjugations, reduction, everything is there. That if you are right, like for the PG exam, I would not suggest to read everything. So that you need to remember. These slides I have only included to tell you that these are the important things that you need to read in toxicology. Sometimes what happens, there are so many things to read, right? So if you are getting some pinpointed things that surely will appear in your exam, just read it. Okay. So DDT rat and human में DDA बन जाता है, DDT ड्रोसोफिला में डाइकोफॉल बन जाता है, DDT कॉकरोच में DDT बन जाता है, DDT प्लांट्स में DDD बन जाता है. समटाइम ये DDD का रोग रॉथिन भी बोलते हैं, रॉथिन, जो मस्कीटो लार्वा में मारने के लिए काम में लगता है. और DDT हाउस फ्लाई में DDE बन जाता है. ये आपको, ये जो ए स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको पढ़ना ही है. Then coming to fumigants. In fumigants, first they are volatile at normal temperature and they are having high vapor pressure. And in fumigant, one thing that you need to remember is that CT value. How the CT value is calculated? CT value is calculated based on the concentration of fumigant per unit volume into the duration of exposure. There are some example of fumigant I have written: methyl bromide, aluminum phosphate, EDB, EDCT.
In aluminum phosphate, the important thing is that sulfose tablet, which is of 3 gram, and from 3 gram sulfose tablet you will get 1 gram of phosphine gas. And one more thing is that what is the components, constituents or components, whatever you say, of this aluminium phosphide. Okay, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड कितना परसेंटेज होता है, फिर आपका वैक्स कितना परसेंटेज होता है, अमोनियम कार्बामेट कितना परसेंट का होता है, वो आपको याद करना है, वो आपको मतलब पढ़ के जाना है ये 2-3 चीज़ें. देन ईडीबी, इथिलीन ब्रोमाइड मिक्सचर एंड इथिलीन क्लोराइड मिक्सचर. ओके, इसमें CCl4 कितने रेशियो में होता है? आई थिंक ईडीबी में CCl4 होता है, वो होता है शायद 1.8 होता है. हाँ, ये आपका ईडीबी होता है 1 और आपका CCl4 होता है 8 और EDCT में होता है 3:1. ओके, these are some of the questions that I have kept. I think the time is going to end, so these questions I will be keeping in the free mock test series, or in the group also I will give you. There are 3-4 questions, okay, that you can answer in the group after the class, that I will give you. Uh, I think that it is like the time is about to end. Within 1 minute, it will be ending. So I will not be able to take any of the question. If you have anything, any doubt or any query, you can just contact me, or else you can write in the discussion section of the free mock test series. There is a discussion section, or else you can just uh, like whatever you are comfortable to. You can. इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है तो कैसे भी पूछ सकते हो. चैट में भी अगर लिखना है तो लिख दो.